Hello students. Now in this lecture 10 we will discuss the properties of colloidal soul. Clear? Properties of colloidal soul. First of all we'll discuss physical properties. Physical properties. In physical properties we have heterogeneous character of colloidal soul. First is heterogeneous character. हेट्रोजेनस कैरेक्टर, जैसे हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन होती है तो उसमें पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इनविजिबल होता है, तो वो होमोजेनस कैरेक्टर है। इसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है, सिंस इट हैज लार्ज साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन इट, देयरफॉर इट हैज हेट्रोजेनस कैरेक्टर। आगे प्रूव भी होगा कि लाइट को स्कैटर कर देता है, तो हेट्रोजेनस कैरेक्टर है इसका पहले तो। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है जैसे स्टेबिलिटी। इसमें सोल जो है उतनी स्टेबल तो नहीं है जितनी ट्रू सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल होती है, बट फिर भी क्वाइट स्टेबल है। अगर लायोफिलिक है तो स्टेबल ही मानते हैं उसको, लायोफोबिक को अनस्टेबल मानते हैं। तो सोल इसमें लिखते हैं क्वाइट स्टेबल, सोल इज क्वाइट स्टेबल इन नेचर। देन इट इज फिल्ट्रेबिलिटी। फिल्ट्रेबिलिटी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं कोलाइडल क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन है इसके पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर से तो पास कर सकते हैं, बट नॉट थ्रू एसपीएम से पास नहीं कर पाएंगे, तो फिल्ट्रेबिलिटी में ये आ जाएगा। देन विजिबिलिटी में अभी चेक करने, जैसे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, कॉमन सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया, पार्टिकल्स इनविजिबल है। इसमें पार्टिकल्स विजिबल तो नहीं होंगे लेकिन लाइट को स्कैटर करेंगे, लाइट विल बी स्कैटर्ड बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। ये अभी आगे पढ़ना है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर, टिंडाल इफेक्ट के अंदर। नेक्स्ट इट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। क्लियर? सॉल्यूशन चैप्टर में ये डिटेल में है, अभी सिर्फ इतना बताएंगे इसके अंदर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज क्या करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स का मास निकालने के लिए। तो कोलाइडल पार्टिकल्स का मास निकालने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज होती है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच इज यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स का मास ज़्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है मेजरेबल आती है इस केस में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगा के, पी यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, वी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। तो इधर से मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा होने के बाद भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी वो मेजरेबल आएगी। एन क्यों कम हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कोलाइडल पार्टिकल्स से ज़्यादा होगा। एन की वैल्यू कम होने के बावजूद जो पी की वैल्यू आएगी वो आएगी मेजरेबल इस केस में। डिटेल में डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, दिस इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, इतना ध्यान रखना है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। अब हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। क्लियर? जस्ट वेट। सो काइनेटिक प्रॉपर्टी, काइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्या आएगा, काइनेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, राइट वन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, राइट वन मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सोल। तो इसमें आ जाता है हमारा ब्राउनियन मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, तो ये अगर कोलाइडल सोल है, ये यहां पे अगर कोलाइडल सोल है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे से टकराते रहेंगे, आपस में टकराएंगे, एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर टकराएंगे। तो इसलिए कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, ये अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर करते रहेंगे एक दूसरे को, और कंटिन्यूस मोशन होगा, ये सेटल डाउन नहीं करेंगे। तो दिस कंटिन्यूस मतलब इस टाइप से ऐसे कुछ, this continuous zigzag motion of the colloidal particles in a colloidal soul is called as Brownian motion.
रैंडम मोशन जो हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स का, जिगजैग जो मोशन हो रहा है कोलाइडल सोल के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स का, इसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद दमसेल्व्स एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, इसलिए ये ब्राउनियन मोशन हो रहा है। लेसर द साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी जो पार्टिकल साइज है जितना क्लोज होगा 1 नैनोमीटर के, उतना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन होगा, और जितना विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट कम होगी उतना ज़्यादा ब्राउनियन मोशन होगा। लेसर द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड लेसर द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, more will be the Brownian motion. Lesser the size of the particle, more lesser the viscosity of the solvent, more will be the Brownian motion. तो Brownian motion तो ज़्यादा होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस पहले बताया हमने डेफिनेशन, फिर बताया इसका कॉज क्या होता है। अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसका इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ब्राउनियन मोशन की वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो अपोज करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, एंड दे डू नॉट सेटल डाउन। सो दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। तो ब्राउनियन मोशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसके अंदर, सिंस this Brownian motion opposes the force of gravity. It opposes the force of gravity and which does not allow colloidal particles to settle down. So this is the reason behind the stability of colloidal soul. Brownian motion opposes the force of gravity which does not make these colloidal particles to settle down. So colloidal soul is क्वाइट स्टेबल इन नेचर। एक रीजन और पढ़ेंगे इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अंदर, अभी ये ध्यान रखेंगे। सो ये ब्राउनियन मोशन था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल मींस रिलेटेड टू लाइट, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी विच इज रिलेटेड टू लाइट। तो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, मूव कर रहे हैं कोलाइडल सोल के अंदर, कोलाइडल पार्टिकल देयर मूविंग इन कोलाइडल सोल। तो इसमें मूव कर रहे हैं, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी, जैसे ही इस पे क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, जैसे ही इस पे लाइट पड़ेगी तो यहाँ जो पाथ होगा, जो भी लाइट स्कैटर होगी वो विजिबल हो जाएगी। यहाँ जो पाथ होगा, ये वाला पाथ इतना जो टिंडाल कोन बन रहा है, ये लाइट क्या होगी, स्कैटर हो जाएगी। डस्ट, जैसे डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल, लाइट आएगी इस पे तो लाइट यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी इस तरह से। तो ये जो लाइट स्कैटर हुई है ये आगे जाकर और कोलाइडल पार्टिकल्स से टकराएगी, फिर आगे जाके स्कैटर हो जाएगी। So like this light will be scattered. Clear? Like this light will be scattered. So this is called as Tyndall effect. Clear? This is called as Tyndall effect. That is scattering of light by the colloidal particles. Scattering of light by the colloidal particles is called as Tyndall effect. And the illuminated path, and this path, illuminated path is called as Tyndall cone. इसे क्या बोलते हैं? Tyndall cone. Illuminated path is called as Tyndall cone. So this is Tyndall effect. Scattering of light by the colloidal particles is called as Tyndall effect. एंड द इल्यूमिनेटेड पाथ इज कॉल्ड एज टिंडाल कोन। तो ये स्कैटरिंग होती है इस तरीके से। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आता है, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आता है। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालने के काम आ सकता है। विस्कोसिटी वगैरह का यूज करके हम निकालेंगे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसका। नेक्स्ट, ये अगर मान लीजिए दो सॉल्यूशन है हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, और दोनों का कलर सेम है, हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन भी आया वो बोर्ड में 1 मार्क में। क्वेश्चन क्या है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सेम कलर। तो वी कैन डिफरेंशिएट देम बाय टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट two solution, one is true solution and another one is colloidal solution, but having same color, so we can differentiate between them. Clear? So Tyndall effect can differentiate between two solutions. ये भी आ सकता है इसके अंदर। फिर ये एवरेज मॉलिक्यूल्स या एवोगैड्रोस नंबर निकालने के काम भी आता है, एवोगैड्रोस नंबर को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर कि इसके अंदर कंडीशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इस साल मेंस के 2020 के पेपर में भी पूछा था, कंडीशंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशंस ऑफ टिंडाल इफेक्ट।
तो इसकी कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है, ध्यान देंगे, जो डायमीटर है डिस्पर्स फेज का, इट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। डायमीटर बहुत छोटा नहीं होना चाहिए कोलाइडल पार्टिकल्स का, इट शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। रीजन, अगर ये बहुत छोटा हो गया तो हो सकता है लाइट एज इट इज पास कर जाए, देन देयर इज नो स्कैटरिंग, तो लाइट स्कैटर ना हो। सो पहला, और अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो लाइट स्कैटर नहीं हो पाएगी, सही, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, आगे जाके स्कैटर नहीं हो पाएगी। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। पहला पॉइंट क्या है? डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज शुड नॉट बी मच स्मॉलर, एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए ये, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिस्पर्स फेज का और डिस्पर्स मीडियम का, उन दोनों में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in magnitude। इन दोनों में डिफरेंस क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मतलब डेंसिटी का डिफरेंस एक तरह से ज्यादा होना चाहिए, तो ही ये टिंडाल इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट ध्यान रखते हैं, दोनों कंडीशन ध्यान रखनी, कंडीशन ऑफ टिंडाल इफेक्ट। क्या कंडीशन है? पहली, डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स फेज should not be much smaller than the wavelength of light used. Second point, refractive index of dispersed phase and dispersion medium should differ greatly in magnitude. These are the two conditions and most important conditions. फिर इसके अलावा इसकी एप्लीकेशन में आ सकते हैं। एक एप्लीकेशन में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इसकी एप्लीकेशन में आएगा अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हमें पढ़ना है। इसके अंदर क्या है? लाइट आई, इंटेंस बीम ऑफ लाइट इज फोकस्ड ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सोल। यहां से लाइट आई, यहां पे लाइट आई, अब लाइट जैसे ही यहां पड़ेगी और यहां पे बैकग्राउंड रख देते हैं डार्क, यहां डार्क बैकग्राउंड है, क्लियर, डार्क बैकग्राउंड, क्लियर, डार्क बैकग्राउंड। लाइट जैसे इन कोलाइडल पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो स्कैटर होगी, इमीडिएटली क्या होगी? स्कैटर होगी। एंड दिस कैन बी व्यूड विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप होता है, इसके थ्रू हम इसको व्यू कर सकते हैं, क्लियर। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप है, उसके थ्रू हम व्यू करेंगे और वो क्या ऑब्जर्व करेगा? ऑल दीज कोलाइडल पार्टिकल्स विच आर स्कैटरिंग लाइट will be observed by this ultra microscope and they will appear as bright stars, clear, they will appear, all the collider particles will appear as bright stars against this dark background। वो उनको क्या ऑब्जर्व करेगा? डार्क बैकग्राउंड है, इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ब्राइट स्टार दिखेंगे अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। तो इस तरह से हम कोलाइडर पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। और अगर ये जो कोलाइडर पार्टिकल्स हैं बहुत छोटे हैं, 1 नैनोमीटर के आसपास है, तो उस केस में अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की जगह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज करेंगे। ज़्यादा डिटेल नहीं करनी है उसकी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी की जगह क्या यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप क्या करता है? इट ऑब्जर्व्स दीज कोलाइडल पार्टिकल्स एज ब्राइट स्टार्स अगेंस्ट दिस डार्क बैकग्राउंड, क्लियर। तो ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है इसके अंदर। नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी क्या है? और एप्लीकेशन जो क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल में पूछे जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्कूल में जो पूछे जाते हैं वो है जैसे स्काई अपीयर्स ब्लू, पहला पॉइंट है स्काई अपीयर्स, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, सी अपीयर्स ब्लू, स्काई जो है ब्लू को लगता है, सी अपीयर्स ब्लू, सी अपीयर्स ब्लू, then third is smoke from fire has blue tinge, smoke from fire has blue tinge। तो सबका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, तो इनसे लाइट क्या होगी? स्कैटर होगी और ये हमें ब्लू लगेंगे। ये तीनों का आंसर सेम है, because of scattering of light by the dust particles, sea appears blue, sky appears blue, and we have blue tinge of smoke which is appearing from fire। तो ये तीनों का पॉइंट एक है। फिर और भी इसके रीजन आ सकते हैं, जैसे टेल ऑफ कॉमेट्स, टेल ऑफ कॉमेट जो ऑब्जर्व करते हैं हम, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टिंडाल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स। देन सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग,
सन जब सेट करता है तो रेड दिखता है हमें, बिकॉज सन एट द टाइम ऑफ सेटिंग इज एट हॉरिजन, हॉरिजन यानी मैक्सिमम दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, तो इसलिए लाइट हैज़ टू ट्रेवल ए लॉन्गर डिस्टेंस एंड हेंस सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग, क्योंकि लाइट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज़्यादा स्कैटर होगी और इसलिए हमें रेड लगेगा, सन जो है रेड लगेगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग, तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये पूछ सकते हैं, ये आना चाहिए, सन अपीयर्स रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ Tyndall effect. Clear? Application of Tyndall effect. Now we'll discuss electrical properties. Now we'll discuss electrical properties. Clear? Electrical properties. In which we'll study electrophoresis, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, बेसिकली इलेक्ट्रोफोरेसिस इलेक्ट्रोऑस्मोसिस स्टडी करेंगे हम इसके अंदर। लेकिन फर्स्ट इसके अंदर ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो कोलाइडल पार्टिकल्स है इनमें चार्ज आया कहाँ से है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। पहले तो एक रीजन है बहुत सिंपल सा, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जितने भी कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, इन दे ऑल आर चार्ज्ड एंड दे ऑल कैरी द, जैसे ये कोलाइडल पार्टिकल है, इन सब पे क्या होगा, चार्ज होगा, जैसे ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, एंड दे ऑल कैरी द सेम चार्ज। क्लियर? ऑल द कोलाइडल पार्टिकल्स दे आर एज्यूम टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड ऑल कैरी सेम चार्ज, और मीडियम के पास चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर कोलाइडल पार्टिकल्स, तभी दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, मीडियम, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं तो मीडियम पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज है तो मीडियम नेगेटिवली चार्ज होगा। अब इन पे चार्ज है और सेम चार्ज है, इसलिए आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे में ये जो चार्जेस हैं ये आपस में रिपेल करते रहेंगे, इसलिए ये नीचे नहीं बैठेंगे। सो दिस एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करेंगे। ऑल द कोलाइडल पार्टिकल दे आर एज्यूम टू बी इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड ऑल कैरी सेम चार्ज, all carry same charge, so they keep on repelling each other, hence particles do not settle down. So this is again the reason for stability of colloidal soul. एक reason हमने पहले पढ़ लिया, Brownian motion. This is another reason for the stability of colloidal soul. Clear? Next, origin of electrical charge. Origin of electrical charge. चार्ज जो है कोलाइडल पार्टिकल्स पे आया कैसे है, उसके क्या एजम्पशंस हैं, तो इसके एजम्पशंस हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। फर्स्ट इज बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब रबिंग होती है कोलाइडल पार्टिकल्स की आपस में, तो उससे चार्ज आ गया, बाय रबिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स विद देमसेल्व्स, उससे चार्ज आ गया, ये असम्पशन है। सेकंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर, तो बाय डिफॉल्ट एयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो गया और उससे चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर। क्लियर? सेकंड पॉइंट ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर। थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंशियल। थर्ड को पढ़ने से पहले, उससे पहले दो लिख देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय देयर एग्रीगेशन, ये हमने पढ़ा हुआ पहले, क्या लिखेंगे, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स followed by their aggregation, followed by aggregation, followed by aggregation, ये हमने पढ़ा हुआ है। जैसे RCOON ने ये टूटा था, RCO नेगेटिव सोप के केस में, प्लस Na प्लस, उसमें एक्सप्लेन कर दिया था, ये टूटा पहले, ये डिसोसिएट कर गया और बाद में ये सारे इकट्ठे हो गए थे हायर कंसंट्रेशन पे, तो इससे चार्ज आ गया इस पे नेगेटिव, सोप के ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोप टूटा, पहले डिसोसिएट हुआ, फिर ये सारे इकट्ठे हो गए हायर कंसंट्रेशन पे और चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। सो दिस इज डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉलोड बाय देयर एग्रीगेशन। और एक और हमने पढ़ा था, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर देन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर देन एड्सॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने जब डबल डिकम्पोजिशन मेथड पढ़ा था, AS2O3 प्लस H2S, तो AS2S3 बना प्लस H2, तो AS2 क्या है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे AS2S3 आई, इसके ऊपर H2S आया, ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट होगा तो H+ आयंस लॉस्ट हो गए
और चार्ज इस पे क्या आ जाएगा, चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये खत्म। यही चीज है सेम, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर देन adsorbed on the surface of particles, dissociation of molecules followed which are then adsorbed on the surface of particles। तो ये फोर्थ था, this was fourth for explaining charge on collider particles। last and most important, preferential adsorption of ions। clear? last most important, preferential adsorption of ion, and this is the best explanation for the origin of charge, preferential adsorption of ions। best explanation for the origin of electrical charge, and this is fifth point, best explanation। suppose we want to prepare colloidal particles of AgI। AgI के हमें colloidal particles बनाने हैं, तो हम इसके लिए यूज करेंगे AgNO3 प्लस KI। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, इससे AgI बन जाएगा प्लस KNO3 बनेगा। मान लिया हमने अब कि KI एक्सेस में है, सपोज KI क्या है, एक्सेस में। सपोज मैंने इसके मोल लिए 5, इसके मोल लिए 10, तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये 5 बन जाएगा। 5 मोल 10 मोल है, लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट है। 5 मोल पूरा 0 हो गया, तो बनेगा कितना, 5 बन जाएगा। 5 ये खत्म हुआ तो 5 ये भी खत्म होगा, तो 5 ये बच जाएगा। अब ये 5 मोल क्या हुआ, बन गया। ये 5 मोल बचा, ये 5 मोल बचा। इसके जो कॉमन आयन है, दोनों में कॉमन आयन क्या है, AgI KI। AgI KI कॉमन क्या है, I माइनस जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा AgI के सरफेस पे इस तरीके से। सपोज AgI तो इनके सरफेस पे जाके I माइनस ये एड्सॉर्ब हो जाएगा। कॉमन आयन जो है वो एड्सॉर्ब हो जाता है इनके सरफेस पे, और जो बचा हुआ K प्लस है, एक्सेस में जो आयन है K प्लस ये चला जाता है मीडियम के पास। ये कहाँ चला जाता है, मीडियम के पास। तो ये है फिक्स्ड लेयर F.L, फिक्स्ड लेयर, और ये है डिफ्यूज या मोबाइल लेयर D.L, डिफ्यूज लेयर, ये फिक्स्ड लेयर, डिफ्यूज लेयर या मोबाइल लेयर। तो ये तो फिक्स्ड लेयर है और ये डिफ्यूज लेयर है, दोनों में चार्ज डिफरेंस आ गया। ये इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, दिस इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। एंड द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्जेस डिफरेंट है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो डिफरेंस पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन दीज टू लेयर्स, फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर, is called as zeta potential or electrokinetic potential, zeta potential or electrokinetic potential। clear? difference of potential between these two layers is called as zeta potential और electrokinetic potential। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करना है। इस पे चार्ज आया नेगेटिव, अगर मान लीजिए हमने इसको एक्सेस में ले लिया, ये 10 मोल ले लिया, ये 5 मोल ले लिया, तब ये 0 हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा। अब कॉमन एन क्या होगा, Ag प्लस कॉमन हो जाएगा ना Ag के साथ, तो Ag प्लस जाके अटैच हो जाएगा किस पे, कोलाइडल पार्टिकल्स पे, और अभी ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज, और मीडियम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो ये बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे भी चार्ज उतारा है और मीडियम पे भी चार्ज उतारा है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एक्सेस में लिया हमने इलेक्ट्रोलाइट, वो डिसाइड करेगा कि कोलाइडल पार्टिकल्स पे क्या चार्ज आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे था टॉपिक, प्रेफरेंशियल एडसॉर्प्शन ऑफ आयंस, बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इसको हम और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ज़्यादा। जैसे एग्जांपल हमने लिया, ये ले लिया, अगर 2 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी, ये एग्जांपल दे रखा है बुक्स में भी। इसमें हमारे पास है सपोज AgNO3, इसमें हमारे पास KI है। हम AgI की कोलाइडल प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या डालेंगे, KI, यहाँ से हम क्या डालेंगे, AgNO3, यहाँ से AgNO3। तो बोलेगा टेस्ट ट्यूब ए पे और टेस्ट ट्यूब बी पे क्या चार्ज आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेस में क्या है, AgNO3, बनना क्या है इससे, AgNO3 प्लस KI से क्या बनेगा, अभी किया हमने, AgNO3 प्लस KI क्या बनाएगा, AgI। तो इस केस में क्या एक्सेस में है, AgNO3 एक्सेस में है, तो ये A जो है पॉजिटिवली चार्ज होगी, और B में क्या एक्सेस में है, KI एक्सेस में है, B में क्या एक्सेस में है, KI, तो KI एक्सेस में है, तो इसका कॉमन आयन क्या बनेगा AgI के साथ, I नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगी।
जो एक्सेस में वो चार्ज डिसाइड कर देगा। ये पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि AgNO3 एक्सेस में है, Ag प्लस जाके अटैच होगा AgI के ऊपर, बी में Ki एक्सेस में है तो I माइनस जाके AgI के ऊपर अटैच होगा नेगेटिवली चार्ज। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये। और एग्जाम्पल्स इसके, और एग्जांपल्स की नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। भी 5 हमने ये ले लिया ओरिजिनल इलेक्ट्रिकल चार्ज के। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टडी टिल हियर, ओके, मेक प्रॉपर नोट्स।